अगले 3 साल तक आप अपना वीज़ा एक्सटेंड कर सकते हो। आपके पैसे डूब जाएंगे, आपके पैसे कोई लेके भाग जाएगा, फिर आप बोलोगे यार निशान भाई आपने तो बताया नहीं। बताया था, बहुत लोगों को बताया। अभी भी मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है तो पैसे दे के किसी एजेंट को या किसी भी इंसान को, किसी भी सॉलिसिटर को पैसे दे के वीज़ा मत खरीदो। सो वेलकम बैक टू द चैनल इंडी ट्रैवलर। और जो अभी यूके की गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया है स्किल्ड वर्कर वीज़ा और बाकी बहुत सारे और भी अनाउंसमेंट किए, उसके ऊपर हम लोग जो एक पॉइंट है वो है स्किल्ड वर्कर वीज़ा। जो अभी आने वाले लोग हैं जो ऑलरेडी यहाँ पर स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे है, ये उनको कैसे अफेक्ट करने वाला है, कौन से रूल्स किसके लिए एप्लीकेबल है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। यू डोंट वांट टू मिस दैट आउट। तो इसीलिए ये जो वीडियो है प्लीज़ एंड तक देखना, और इसमें सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि क्या होने वाला है, क्या हो सकता है या क्या होने के ज़्यादा चांसेस है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा के बारे में कुछ अपडेट जो अभी यूके की गवर्नमेंट ने दी है। अभी पिछले कुछ साल में जैसे 2024 दिसंबर के टाइम पे उन्होंने IHS और बाकी सारी वीज़ा की फ़ीस बढ़ा दी थी यूके की गवर्नमेंट ने। तो धीरे धीरे दे आर ट्राइंग टू मेक इट डिफिकल्ट फॉर पीपल टू कम हियर एंड वर्क। तो स्किल वर्कर वीज़ा जो अभी सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ इंडिया वालों के लिए होता है या पाकिस्तान वालों के लिए या एक किसी कंट्री के लिए, इट इज़ फॉर एवरीबडी। अब काफ़ी लोगों को ये भी सवाल होता है कि स्किल वर्कर वीज़ा मिलता कैसे है, क्या आपको तब मिल सकता है जब आपके पास जॉब हो या ना हो। स्किल वर्कर वीज़ा सबसे पहले तो आपको तभी मिलता है जब आपको यहाँ पर कोई कंपनी स्पॉन्सर करे। अगर आप यूके में नहीं रहते, आप कहीं और रहते हो और आपको स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत होती है यूके में रहने के लिए। अगर आपके पास कोई स्टूडेंट वीज़ा नहीं है, कोई डिपेंडेंट वीज़ा नहीं है, कोई और वीज़ा नहीं है, तो आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे यूके में आके रह सकते हो लीगली, अगर आपको कोई कंपनी स्पॉन्सर करती है। अब कंपनी तभी स्पॉन्सर करती है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू डिटेल अंडरस्टैंडिंग, जिनको भी समझ में आ रहा है, जिनको भी नहीं आ रहा है, उन सब के लिए, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। तो जब भी आपको यूके में आना होता है तो आपको यूके की एक कंपनी स्पॉन्सर करती है बेसिकली, मतलब गवर्नमेंट को बोलती है कि ये जो पर्सन आ रहा है दैट पर्सन विल बी हायर्ड बाय अस। और उनकी जो बाकी की जो जैसे सॉलिसिटर की फ़ी होती है और गवर्नमेंट की काफ़ी सारी फीस होती है जो कंपनी को या एम्प्लॉयर को पे करनी होती है, तो दे हैव टू पे फॉर इट। तो अराउंड 1500 पाउंड से 3000 पाउंड दे हैव टू पे फॉर वन कैंडिडेट एक्सक्लूडिंग IHS और वीज़ा फीस। अब गवर्नमेंट की आँख खुल गई है कि इतने सारे लोग आ गए, और हमारे जो लोग हैं यहाँ पे जो डोमेस्टिक वर्कफोर्स है, जिसके ऊपर काफ़ी हाईलाइट किया गया है इस डॉक्यूमेंट में, जो वाइट पेपर उन्होंने रिलीज़ किया है, उन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि जो यहाँ का जो डोमेस्टिक फोर्स है, मतलब जो यहाँ के जो लोकल लोग हैं यूके के, उनको ज़्यादा जॉब मिलनी चाहिए, उनको ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए वर्कफोर्स को, डोमेस्टिक वर्कफोर्स को। इसके लिए ऑब्वियसली क्या करना होगा, तो इमिग्रेंट्स जो आ रहे, जो माइग्रेंट्स बाहर से यहाँ पर आ रहे जॉब करने के लिए, वो किस वीज़ा पे आ रहे हैं, स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे, तो उसको स्ट्रिक्ट कर दिया जाए और उसको ऑलमोस्ट बंद कर दिया जाए। टोटली बंद नहीं होगा, पार्शली बंद हो जाएगा। पार्शली का क्या मतलब है कि ये इतना स्ट्रिक्ट कर देंगे कि कुछ ही लोग आ पाएंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल पहले अगर लाखों लोग आ सकते थे, तो अभी कुछ हज़ार लोग ही आ पाएंगे। सो उसके अलग अलग क्राइटेरिया है, अलग अलग रूल्स उन्होंने निकाल दिए। जैसे कि सैलरी थ्रेशोल्ड तो उन्होंने बढ़ा के 40,000 कर दिया, 39,000 समथिंग। तो अगर कोई उसके नीचे की सैलरी लेवल पर अगर आने की कोशिश करता है तो वो नहीं आ पाएगा, क्योंकि उनको स्पॉन्सरशिप मिल ही नहीं सकती। कंपनी जब अप्लाई करेगी स्पॉन्सरशिप के लिए, तो एम्प्लॉयर्स आर सेइंग, सबसे पहले तो उन्होंने एम्प्लॉयर्स को ये अनाउंसमेंट एम्प्लॉयर्स के लिए थी मेन, जो भी कंपनीज है बड़ी बड़ी जो स्पॉन्सरशिप दे सकती है उनके लिए, कि आपको, अगर आप किसी को स्पॉन्सरशिप बाहर से बुलाना चाहते हो, तो सबसे पहले तो आपको डोमेस्टिक वर्कफोर्स को कंसिडर करना पड़ेगा कि क्या वो जॉब्स आप इनको दे सकते हो। अगर वो नहीं कर सकते हो और आपको कोई ऐसा पर्सन चाहिए जिसके पास हाई स्किल्स है जो यहाँ पे आपको अवेलेबल नहीं है, तब जाके आप किसी को बाहर से स्पॉन्सर करके बुला सकते हो। अभी जो RQF के बारे में जो लोगों को नहीं पता था, RQF लेवल 3, 4, 5, 6 क्या होता है, तो अभी यूके की गवर्नमेंट ने ये बोला है इस अनाउंसमेंट में कि RQF लेवल 3 और 5, जो मतलब पहले जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे जो लोग आते थे, तो वो RQF लेवल 3 से 5 में आ जाते थे। तो दैट वाज द मिनिमम क्राइटेरिया। लेकिन अभी मतलब RQF लेवल 3 और 5 का मतलब अगर मैं आपको बता दूं, तो दिस इज़ बिलो ग्रेजुएशन। अगर आपके पास ग्रेजुएशन नहीं है, कोई और जैसे डिप्लोमा किया है आपने, कुछ और किया हुआ है, तो भी आप यहाँ पर आके जॉब कर सकते थे स्किल वर्कर वीज़ा पे। लेकिन अभी गवर्नमेंट हैज़ प्रपोज्ड कि वो आपको RQF लेवल 3, 4, 5 से 6 पर चेंज कर रहे हैं। मतलब मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होगी दैट विल बी RQF लेवल 6 विच इज़ ग्रेजुएशन। मतलब मिनिमम आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए अगर आप स्किल्ड वर्कर के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो उसमें भी हायर सैलरी वाला जो ब्रैकेट है वो भी आपको मिलना चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। उसके बाद आपको इंग्लिश लैंग्वेज की जो टेस्ट होती थी वो होगी आपकी, और वो स्ट्रिक्ट भी हो जाएगी। और उसके बाद डिपेंडेंट, काफ़ी सारे जो स्किल्ड वर्कर होंगे वो डिपेंडेंट नहीं लेके आ पाएंगे अगर वो स्पेसिफिक इसमें नहीं आते, कैटेगरी में नहीं आते। तो अगर वो लेके आ सकता है तो उस डिपेंडेंट को भी, वो चाहे आपकी वाइफ हो, हस्बैंड हो, जो भी हो, उनको
इंग्लिश लैंग्वेज की टेस्ट देनी होगी। अभी तक डिपेंडेंट्स को कोई इंग्लिश लैंग्वेज की टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन अभी देनी पड़ेगी, क्योंकि गवर्नमेंट इज सेइंग कि भाई यहाँ पर आ रहे हो, इंग्लिश नहीं आती तो फिर क्या मतलब है आपका यहाँ पर आने का। तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए, सबको इंग्लिश आनी चाहिए। इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज के रूल्स भी काफ़ी स्ट्रिक्ट कर दिए, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल में ऐसा हो चुका है कि काफ़ी सारे लोग जो यहाँ पर है, काम कर रहे हैं, सालों से रह रहे हैं, उनको इंग्लिश का ई तक नहीं आता, बात करना तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसी सारी चीज़ें देखने के बाद गवर्नमेंट हैव रिकग्नाइज्ड अ पैटर्न, जिसमें दे हैव अंडरस्टूड एंड दे हैव रियलाइज्ड कि यहाँ पर काफ़ी लोगों को इंग्लिश नहीं आता, दैट्स व्हाई दे हैव मेड द रूल मोर स्ट्रिक्टर। वो समझ में आता है, लेकिन यहाँ पर जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे इन्होंने जो एक्शन ली है या लेने की कोशिश कर रहे हैं या प्रपोजल अभी तक रखा है, वो प्रपोजल समवेयर इज़ काइंड ऑफ ऑब्वियसली ट्राइंग टू पुश अवे द इमिग्रेंट्स जो बाहर से यहाँ पर आए हैं, काम कर रहे हैं, या काम वीज़ा पे है, स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे है, मोस्टली बाहर से यहाँ पर आए काम कर रहे हैं, स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे, उन पर सबसे ज़्यादा टारगेटेड है ये जो पूरा इन्होंने अनाउंसमेंट किया है। मतलब काफ़ी और भी चीज़ें हैं, लेकिन मोस्टली इमिग्रेंट्स पे है। तो इलीगल लोगों पे अभी तक इन्होंने कुछ नहीं बोला है कि इलीगल जो बोट्स आ रहे हैं यहाँ पे, इस कंट्री में हज़ारों लोग आते हैं एक दिन में बाहर से, तो उन बोट्स के ऊपर या उन लोगों के ऊपर, इलीगल लोगों के ऊपर अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, बस दिया है तो लीगल लोगों के ऊपर। तो लीगल जो माइग्रेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं, लीगली काम कर रहे हैं यहाँ पे, उनके लिए स्टेटमेंट दिया है और उनको बोला है कि अगर आप यहाँ पर आते हो तो ये क्राइटेरिया है, तभी आप यहाँ पर आ सकते हो। मोस्टली ये लोग धीरे धीरे करके कम कर देंगे एंड इसको फिनिश कर देंगे वंस एंड फॉर ऑल। तो ये एकदम से नहीं हो पाएगा, कब होगा, किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको और समझाता हूँ डिटेल में। तो अभी सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि जो लोग ऑलरेडी यहाँ पर स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे है, उनका क्या होगा, उनके लिए हाउ डज इट लुक लाइक, उनको क्या करना चाहिए, उनके साथ क्या हो सकता है। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर यूके स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे हो, तो इसका मतलब है कि आप 2028 तक, अभी 2025 चल रहा है, 2028 मतलब अगले 3 साल तक आप अपना वीज़ा एक्सटेंड कर सकते हो। तो जो नई एप्लीकेशन या नए स्किल वर्कर पे लोग आने का कोशिश करेंगे या ट्राई करेंगे अभी 2025 के बाद, इट विल बी डिफिकल्ट, इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। मतलब जितना अभी था उसे 100 टाइम्स डिफिकल्ट हो जाएगा। तो जो लोग ऑलरेडी है उनके लिए बस इतना ईजी रहेगा कि 2028 तक वो लोग अपना वीज़ा एक्सटेंड कर सकते हैं। 2028 के बाद होगा क्या, 2028 के बाद ये लोग इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट जो है वो बहुत कम कर देंगे। मतलब जैसे मैंने बताया कि हाईली स्किल्ड वर्कर को ही लेके आएंगे जहाँ पे ज़रूरत है, जहाँ पर इनको लग रहा है कि ये अपनी इकोनॉमी में ये कर सकते हैं, कुछ बेनिफिट कर सकते हैं या कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं बाकी लोगों से ज़्यादा, उनको ही वीज़ा दिया जाएगा। अब इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स है, इसके लिए इनके पास कमेटी है, इसके लिए इन्होंने काफ़ी सारी और भी चीज़ें रखी है, जैसे कि जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट थी वो हटा दी है। शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया कि RQF लेवल 3, 4, 5 वाले जॉब्स थे शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में, जिसमें मतलब सब लेवल कैटेगरी के जॉब्स, जैसे कि जो नर्सिंग, हेल्थ केयर, ये सारे जॉब जो थे वो RQF मतलब शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में जो थे। शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट का मतलब ये होता है कि उसमें वो लिस्ट में वैसे जॉब थे जिसका शॉर्टेज था यहाँ पर यूके में, और उस पर आपको फिर कंसेशन होता है, ये होता है वो होता है, तो उसमें वो आपको इजीली वो जॉब मिल जाती है अगर आप उस लिस्ट में आते हो, तो उस कैटेगरी में आते हो, तो उस ऑक्यूपेशन लिस्ट में। तो अभी वो जो ऑक्यूपेशन लिस्ट है, शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट, वो भी हटाने का प्रपोजल डाला हुआ है। तो उसको हटा के एक नई लिस्ट बनाने की बात कर रही है TSL, मतलब कि टेम्प्रेरी शॉर्टेज लिस्ट, जिसको मैक जो है मतलब सेंट्रल कमेटी, जिससे विच इज़ माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी, वो उसको हैंडल करेगी। उसमें कितना ड्यूरेशन के लिए वीज़ा देना चाहिए, कौन सा ऑक्यूपेशन क्वालिफाई होगा, और वीज़ा पे क्या रिस्ट्रिक्शंस होंगे, क्या रूल्स होंगे, ये सारी जो चीज़ें हैं दैट मैक विल हैंडल, दिस कमेटी, माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी। TSL वाली लिस्ट है, इसमें भी काफ़ी सारे वीज़ा के रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहले तो डिपेंडेंट्स को बैन कर देंगे। काफ़ी सारे जो रोल्स है उसमें मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ रोल्स की बात कर रहा हूँ। कुछ रोल्स में आप डिपेंडेंट नहीं लेके आ सकते, डिपेंडेंट से बैन है। और फिर दूसरा ये है कि आप दोनों जो एप्लीकेंट है और जो डिपेंडेंट है, दोनों को इंग्लिश लैंग्वेज की टेस्ट देनी पड़ेगी, और वो काफ़ी स्ट्रिक्ट भी हो जाएगा। और उसके बाद आपकी जो सैलरी है वो हाई थ्रेशोल्ड में होनी चाहिए, इसका मतलब ज़्यादा सैलरी होनी चाहिए आपकी, जो उनके क्राइटेरिया उससे उसके इसमें फिट हो जानी चाहिए, तभी आप ये जो TSL वाले हैं उस क्राइटेरिया में फिट हो सकते हो। स्किल्ड वर्कर रिलेटेड जितनी भी अनाउंसमेंट हुई है मैंने आपको बता दी। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर आपको कुछ भी पूछना है, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे। और इसमें मेनली जैसे मैं आपको फिर से बता रहा हूँ समराइज़ करके, कि ये जो फोकस है पूरा का पूरा स्किल्ड वर्कर के जो जॉब्स है उसको रिड्यूस करने का, इज़ टू प्रमोट द लोकल या डोमेस्टिक वर्कफोर्स। दिस इज़ द मोटिव बिहाइंड डूइंग ऑल ऑफ दिस। अगर आप स्किल वर्कर वीज़ा के लिए यूके में अप्लाई कर रहे हो, कहीं से भी, वो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश कहीं से भी कर रहे हो, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको कोई डाउट है, किसी के चक्कर में मत पड़ो, कोई जॉब खरीदो मत, किसी को पैसे मत दे देना गलती से, क्योंकि अगर आप पैसे दोगे तो आपको वो सामने वाला इंसान पैसे नहीं देगा। देयर आर सो मेनी स्कैम्स, सो मेनी फ्रॉड्स गोइंग ऑन। आपके पैसे डूब जाएंगे, आपके पैसे कोई लेके भाग जाएगा, फिर आप बोलोगे यार निशान भाई आपने तो बताया नहीं। बताया था,
बहुत लोगों को बताया, अभी भी मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है तो पैसे दे के किसी एजेंट को या किसी भी इंसान को, किसी भी सॉलिसिटर को पैसे दे के वीज़ा मत खरीदो। लाखों रुपए जाएंगे आपके, बर्बाद हो जाएंगे, मेहनत के पैसे आपके चले जाएंगे। आई डोंट वांट दैट। इसीलिए जो भी है लीगल रूट से आओ, लीगल रास्ते पूछो, मैं आपको सब बता दूंगा। लेकिन इलीगली अगर आप आने का ट्राई करो या कहीं से कुछ खरीद के आना चाहते हो तो दैट्स नॉट गुड। कभी ना कभी आपको बाद में रिग्रेट होगा और लंबा फंसोगे। तो इसीलिए अगर आपको कोई लीगल इन्फॉर्मेशन चाहिए, लीगल एडवाइस चाहिए, तो आप सॉलिसिटर से बात कर सकते हो, या अगर आपको कोई नॉर्मल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। जो भी आपके डाउट्स हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। और ऐसी और वीडियोज़ के लिए अगर अभी तक आपने इंडी ट्रैवलर पेज को सब्सक्राइब नहीं किया और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो दोनों भी कर लो।